ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया है। एट एनी इंस्टेंट टी, इफ पी इज द लीनियर मोमेंटम एंड ई इज द काइनेटिक एनर्जी, देन विच ऑफ द ग्राफ्स इज करेक्ट। ठीक है, जरा समझिए, हॉरिजॉन्टल से आपने किसी एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। और प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, लीनियर मोमेंटम कितना है p एट एन एंगल, कुछ एंगल मान लेते हैं थीटा। तो लीनियर मोमेंटम अगर मैं समझूं इसमें, तो लीनियर मोमेंटम जीरो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड सबसे कम होगी, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा और वो सबसे कम वैल्यू होगी पी कॉस थीटा। तो लीनियर मोमेंटम भी सबसे कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला हमेशा चलता रहेगा, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो इसमें तो ग्राफ बहुत ही सिंपल है, इसमें तो एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ पूछा है सिर्फ। ठीक है, हमें टाइम के साथ पूछा होता तो हम और इंटरेस्टिंग ग्राफ बनाते, लेकिन सिर्फ इसमें पूछा एनर्जी और मोमेंटम। तो एनर्जी और मोमेंटम का सीधा ये रिलेशन है, जो एनर्जी है मैंने के लिखा है, यहाँ पे ई है, वो पी स्क्वायर बाई 2m है। ठीक है, तो एनर्जी और मोमेंटम का अगर ग्राफ बनेगा, ढंग से समझिए इसमें, ठीक है, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। अगर मैं यहाँ मोमेंटम बनाऊँ और यहाँ एनर्जी बनाऊँ के या ई, जो चाहिए वो लिखिए आप, तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। ये क्या बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अब इसमें कोई पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड तो है नहीं, एनर्जी और मोमेंटम, एक तो एनर्जी और मोमेंटम के साथ ये ग्राफ है, एक एनर्जी और मोमेंटम के साथ ये ग्राफ है, इन दोनों में से कोई पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब ये आंसर इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि ये पी स्क्वायर के साथ ग्राफ है। तो अगर मैं पी स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाऊंगा, यानी पी स्क्वायर की पूरी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस और एनर्जी को लिख देता हूँ मैं वाई एक्सिस, तो जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 2m। तो ये रिलेशन आपका लीनियर रिलेशन होगा, और लीनियर रिलेशन का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ठीक, जैसे ही हमने रिलेशन देखा E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो एकदम से मन करता है कि सी पार्ट टिक कर दो, बट सी पार्ट में P के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब तो ये ठीक होता है। ये पी स्क्वायर के साथ, तो पी स्क्वायर को पूरा का पूरा हमने एक्स कोऑर्डिनेट की तरह माना है, तो फिर ये रिलेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर ये रिलेशन क्या बन गया, लीनियर रिलेशन बन गया। तो ये लीनियर ग्राफ होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। तो ये बहुत आसान था, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी करी या ढंग से ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत मुश्किल भी था। A particle of mass m at rest is acted upon a constant force F for a time t. The kinetic energy after time interval t. ठीक, बहुत आसान है, F फोर्स लगा m मास है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपका आ जाएगा F बाई m। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो है जीरो, a है आपका F बाई एम इंटू टाइम t, ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है, वी है एफ बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। सो योर आंसर इज एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। बी पार्ट, बी पार्ट आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टी शेप ऑब्जेक्ट, एक टी शेप ऑब्जेक्ट है, एक रॉड एल लेंथ की यहाँ है और एक रॉड ये 2l लेंथ की यहाँ है। ठीक, और ये इस तरह से स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है। ए एफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट पी पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक पी पॉइंट पे हमने एफ फोर्स अप्लाई किया, और कह रहे हैं कि सच दैट द ऑब्जेक्ट हैज ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन, कोई रोटेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। तो डेफिनेटली ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, तभी ये जो टी शेप का ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के नीचे लगा दिया तो ये ऐसे घूम जाएगा, और अगर आपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दिया तो ये ऐसे घूम जाएगा। क्लियर? तो हमें बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है कि सी पॉइंट से कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास, वो लेंथ आपसे पूछी गई है। ठीक, तो इसको अलग से मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये टी शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी लेंथ l है और इसकी लेंथ 2l है। डेफिनेटली अगर मैं कहूं इसका मास m होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m। इसका तो सेंटर ऑफ मास यहीं होगा और इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड में मिलेगा, ये दोनों के सेंटर ऑफ मास हो गए, और इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा जिसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस x है, तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो l माइनस एक्स बचेगी। ये समझ में आया आपको? देखिए ढंग से देखिए इसको,
पूरी लेंथ इस रॉड की कितनी है 2L, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी L। तो ये यहाँ इस सेंटर ऑफ मास से इस रॉड छोटे वाली रॉड के सेंटर ऑफ मास से बड़ी वाली रॉड के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो गई L। अब इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है वो अगर मैं कहूँ यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो ये कितना बनेगा L माइनस एक्स। और कंसेप्ट क्या होता है M1R1 इक्वल टू M2R2, तो ये बना M इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2M इंटू एक्स। M से M कैंसिल, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी L/3। लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछिए बिल्कुल एंड से, C पॉइंट से डिस्टेंस पूछिए, तो उसमें L और ऐड करना पड़ेगा आपको। तो आपको जो डिस्टेंस पूछिए वो पूछिए L प्लस L/3, सो इट इज 4L/3। हेंस योर आंसर इज A पार्ट। क्लियर? सेंटर ऑफ मास पे जब आप डायरेक्ट फोर्स लगाओगे तभी वो बिना रोटेशन के ट्रांसलेट करेगा, अदरवाइज वो रोटेट भी करेगा क्योंकि फिर टॉर्क लग जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी तो टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। A cricket ball has mass 150 gram moving with a speed of 126 km per hour hits the middle of a bat held firmly at its position by the batsman. The ball moves straight back to the bowler after hitting the bat. Assuming that the collision between the ball and the bat is completely elastic and the two remains in contact for the time दिया 0.0015 seconds. ये 0.0015 सेकेंड नहीं है, ये 0.001 सेकेंड है। जो 5 है वो बेसिकली सेकेंड है। ठीक, तो कितने टाइम इंटरवल तक कांटेक्ट बना रहा है, तो वो टाइम इंटरवल आपको दिया 0.001 सेकेंड। ठीक, सिचुएशन क्या है, ये बैट जो था वो फिर्मली पकड़ा हुआ है, किसी ने मजबूती से पकड़ा हुआ है, और ये जो बॉल है एम मास की बॉल वो v की स्पीड से जाके हिट करती है। कोलिजन इलास्टिक है, बैट हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये v की वेलोसिटी से ही रिबाउंड कर जाएगी। फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स कितना लगेगा, तो पहले आप चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv, और उसको टाइम इंटरवल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वही क्या बन जाएगा आपका फोर्स, ये लगेगा फोर्स। ठीक, अब वेलोसिटी को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी आपकी यूनिट ठीक नहीं है। वेलोसिटी दी है 126 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, और उसकी सारी वैल्यू यहाँ डालेंगे। बॉल का मास ग्राम्स में दिया है, केजी में कन्वर्ट कर लेना है, बाकी सेकंड सब कुछ डालोगे और आपको यहाँ से एक आंसर मिल जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से वो 0.001 सेकेंड था, बाकी आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या वैल्यू होनी चाहिए। टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन कॉन्टैक्ट, दो बॉल बियरिंग है, ये एक 2 है और एक 3 है, और 1 वाली बॉल जो है वो जाके उसको हिट कर दे रही है। थोड़ा डायग्राम ढंग से नहीं है, हेड ऑन कोलिजन है। तो होगा क्या इसमें, सेटअप में होगा क्या वो समझिए। देखिए, अगर मासेस बराबर होते हैं कोलिजन इलास्टिक होता है, इसमें यहाँ समझना है, देखना है आपको। मासेस बराबर होते हैं कोलिजन इलास्टिक होता है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे 2 वाली की वेलोसिटी थी 0, पहले वाली की वेलोसिटी थी v, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और इसकी हो जाएगी v। उसके बाद इसकी v है और 3 वाले की 0 है, तो जब ये आपस में कोलिजन करेंगे तुरंत एकदम करेंगे तो फिर से इंटरचेंज हो जाएगी, तो इसके पास आ जाएगी 0 और इसके पास आ जाएगी v। यानी टकराने के बाद सिचुएशन ये रहेगी कि पहली बॉल और दूसरी बॉल तो आपकी रेस्ट में आ जाएंगी, और जो तीसरी वाली बॉल है वो v वेलोसिटी से निकल जाएगी। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है न्यूटन्स क्रैडल। जब आप वीडियो शुरू करते हो या वीडियो यूट्यूब पे जब आप वीडियो देख रहे होते हो, तो इसमें जो मैंने जो पहली पिक्चर आती है आपको वीडियो शुरू करने से पहले, जो इंडेक्स में जो पहली पिक्चर जो शो कर रहा होता है जिस पे लिखा होता है वीडियो सॉल्यूशंस और फिजिक्स पाठशाला वो सब लिखा होता है, तो उसमें जो मैंने डायग्राम लगाया है वो वही है, न्यूटन्स क्रैडल ही है। और उसमें क्या होता है कि ऐसे कई सारी बॉल्स हैंग करी होती हैं लाइन से, इस तरह से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कांटेक्ट में, मासेस बराबर, कोलिजन इलास्टिक। और न्यूटन्स क्रैडल में ये होता है कि एक बॉल को हम इस तरफ से ले जाके छोड़ते हैं, और जब ये यहाँ से हिट करती है तो यहाँ से आखिरी बॉल निकल जाती है, बाकी सारी बॉल ऑलमोस्ट कहाँ रहती हैं, रेस्ट में। और फिर जब ये वाली बॉल यहाँ के हिट करेगी तो यहाँ से ये बॉल निकल जाएगी। ये क्या है, न्यूटन्स क्रैडल, न्यूटन का ये पालना है, झूला है, पालना। तो कौन सा वाला आंसर मैच करेगा आपका, पहली दोनों बॉल रेस्ट में और आखिरी वाली बॉल जो है वो वी से निकल जाएगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, सॉरी इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन में तो सिर्फ और सिर्फ टोटल लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है, हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है, डिस्टॉर्शन आता है,
साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। और कंजर्व से भी अगर आप बेहतर लिखना चाहते हो इसमें, तो कंजर्व काट के यहाँ लिखिए कांस्टेंट। कंजर्व और कांस्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझा देता हूँ आपको। कांस्टेंट का मतलब होता है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान हर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो वो होता है कांस्टेंट। और कंजर्व वो लेंगे तो कंजर्व का मतलब है कि इनिशियल टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इट हैज़ द सेम वैल्यू, बट ड्यूरिंग कोलिजन वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो जब भी कोलिजन इलास्टिक होता है तब भी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है। टकराने से पहले ही काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी तो सेम होती है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्शियली या फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, इन इलास्टिक की नहीं। और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमें शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी तो सेम मिलती है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन इट हैज़ पार्शियली और फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्व की जगह अगर हम लिखें रिमेन्स कांस्टेंट तो बात ही अलग है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहाँ से आता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो वो कहां से आया, न्यूटन सेकंड लॉ से। सी पार्ट इसका आंसर बनेगा। बाकी फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इटसेल्फ कहां से आते हैं, सेकंड लॉ से। तो जो सबसे फंडामेंटल लॉ है वो कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। इसमें पूछ रहे हैं चार में से किसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर लाई करता है, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही होता है। डाइस का सेंटर ऑफ मास भी बॉडी के अंदर होता है। शॉर्ट पुट एक भाले की तरह होता है। एक मिनट, जो शॉर्ट पुट होता है वो एक आयरन की स्फेरिकल बॉल होती है जिसको हाथ से फेंका जाता है। एक सॉलिड बॉल होती है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी बॉडी के अंदर लाई करता है। डाइस का सेंटर ऑफ मास भी बॉडी के अंदर लाई करता है। बची बैंगल। हाँ, बैंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के बाहर होता है। जैसे ये बैंगल है, ढंग से समझिए इसको। ये मान लिया बैंगल है। अब बैंगल का सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर में लाई करेगा, तो ये ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट के अंदर, बट ये बॉडी के बाहर है। बॉडी तो ये हुई ना, ये जो हिस्सा है इसका, ये है इसकी बॉडी। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्पेस है। तो जो बैंगल का सेंटर ऑफ मास होता है वो इसकी बॉडी, बॉडी मतलब जहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पे मास है इसका, जहाँ मटेरियल है इसके बाहर होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज लाइकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम एज शोन इन ए फिगर, ठीक है। ऊपर ये हॉलो है और नीचे सैंड भरी है, तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली भारी हिस्से में होगा। तो आंसर सी बनेगा कि डी बनेगा, तो आंसर आपका बनेगा सी पार्ट। डी कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी पार्ट। तो मोस्ट लाइकली पोजीशन इज सी पार्ट। A common ball is fired with a velocity of 200 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. At the highest point of its flight, it is exploded into 3 equal fragments. एक तो चला गया ऊपर 100 की स्पीड से, एक चला गया नीचे 100 की स्पीड से, तीसरा कहाँ जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो समझिए जरा इसको ढंग से। जैसे मान लीजिए कैनन बॉल है, 60 डिग्री में फेंका है 200 की स्पीड से, और जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो उसके पास वेलोसिटी होगी 200 cos 60 v cos थीटा, तो वो हो गई आपकी 100 मीटर पर सेकेंड। और मास में मान लेता हूं इसका 3m, ठीक है, क्योंकि 3 बराबर पार्ट्स में तोड़ना है तो पहले से मास क्या मान लेते हैं 3m। अब इसके 3 बराबर टुकड़े किए आपने, एक टुकड़ा तो गया ऊपर की तरफ, एक टुकड़ा गया नीचे की तरफ। m मास गया ऊपर की तरफ 100 की स्पीड से, एक m मास गया नीचे की तरफ 100 की स्पीड से, और एक टुकड़ा जो बचा है इसमें बीच में ये आगे की तरफ गया होगा। इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। तो सिंपल कंसेप्ट ये है कि हम लगाएंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ओनली इंटरनल फोर्सेज एक्ट्स एंड दे नेवर चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हम बराबर करेंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना आने वाला है,
तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 3m इंटू 100 i कैप। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, तो m इंटू 100 j कैप, ये तो गया ऊपर वाला, प्लस m इंटू -100 j कैप, ये गया नीचे वाला, प्लस m इंटू वैक्टर v, ये आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी होगी कितनी। तो ये m और ये m आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और ये 100j से -100j कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो वेलोसिटी v आपकी आ रही है वो आपकी आ रही है 300 i कैप। सो योर आंसर इज, सीधे जाएगा, सीधे हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन कितनी स्पीड से जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड से इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो योर आंसर इज बी पार्ट।